बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं शुएब रेहान और आप देख रहे हैं रोज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें डिव को आज हमने स्टडी करना है कि डिव क्या होती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी, क्योंकि आजकल वेब डिज़ाइन बन रहे हैं वो डिव में बनते हैं, तो इसलिए आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब आप कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो ये मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाई हैं आपके लिए। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि HTML ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, ब्लॉक HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो उनका एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है, या वो ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं या इनलाइन एलिमेंट कहलाते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जब भी ब्लॉक लेवल आप एलिमेंट लिखेंगे तो वो हमेशा नई लाइन में स्टार्ट होगा और जितनी भी उसे विड्थ मैसर होगी उसे वो कंज्यूम कर लेगा, तमाम विड्थ को। यानी कि अगर आप एक डिव में या किसी टेबल में आप काम कर रहे हैं और उसका एक सेल, उसकी विड्थ अगर आपने 100% की हुई है, यानी कि अगर पूरे पेज पे वो आ रहा है, तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरे पेज जितनी वो विड्थ ले लेगा, चाहे उसमें एक लफ्ज़, एक करैक्टर ही क्यों ना लिखा हो। या जैसा कि आपका पैराग्राफ का एक एलिमेंट है, पैराग्राफ के एलिमेंट में सिर्फ आप एक करैक्टर चाहे लिख दें, वो पूरी लाइन कंज्यूम करेगा और उसके बाद या उससे पहले जो भी आप लिखेंगे वो हमेशा न्यू लाइन में आएगा। इसके अलावा ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहलाते हैं। एड्रेस है, आर्टिकल है, साइड है, ब्लॉक कोड्स है, डिव है, फुटर है, फॉर्म है, हेडिंग्स हैं आपकी, और लिस्ट हमने जितनी भी पढ़ी थी, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और इनके एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह इनलाइन एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते और उन्हें उतनी ही जगह घेरते हैं जितनी कि उनको ज़रूरत होती है, ना कि तमाम अवेलेबल विड्थ को वो कंज्यूम नहीं करते। दूसरा, इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नहीं रख सकते। ठीक है। कुछ इनलाइन एलिमेंट्स आपके सामने हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एंकर टैग है, बोल्ड का टैग है, बटन है, एम्फेसिस, इटैलिक, इमेज, इनपुट्स हैं, हमारी लेबल्स हैं। तो ये तमाम टैग्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि इनलाइन टैग हैं। इनके अलावा भी काफ़ी टैग हैं इनलाइन, उन्हें आप खुद से सर्च कीजिएगा और उन पे थोड़ा उन्हें रिव्यू कीजिएगा कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, आप खुद से भी स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिव। डिव क्या होती है? डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ये यूज़ कहाँ होती है कि जब आपने एक पीस ऑफ कोड लिखना हो, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट है एक, उसमें अपने हेडर का कोड अलग से लिखना है, कंटेनर है उसके दरमियान में अलग से उसका कोड लिखना है, फुटर आपने बनाना है उसका अलग कोड लिखना है, नेविगेशन, टॉप नेविगेशन का कोड अलग लिखना है, साइड बार का अलग से लिखना है। तो वो तमाम के तमाम जो है वो हम डिव के ज़रिए बना सकते हैं। एक डिव एक बेसिकली एक बॉक्स होता है, जस्ट एक बॉक्स होता है और उसके अंदर हम तमाम का तमाम अपना कोड नेविगेशन का लिख के या साइड बार का लिख के या हेडर का लिख के उनको हम सेपरेट बना सकते हैं, उनके सेक्शन बना सकते हैं, अलग अलग उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिव का जो है वो रिक्वायर्ड एलिमेंट एट्रीब्यूट कोई भी नहीं है। बहरहाल आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जो चाहें एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि स्टाइल, क्लास,
और आईडी कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। तो इनको हम ज़रा प्रैक्टिकली भी देखते हैं करके कि किस तरह से हमारे वो काम करते हैं। इसको हम हेडिंग को यहाँ से ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हम अपनी लिखते हैं एक डिव। इस तरह से डिव का एलिमेंट लिखा जाता है, डिव का टैग। उसको हम एक आईडी दे देते हैं हेडर। अच्छा, आईडी अभी हमने देखा है, तो आईडी के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आईडी जो है वो किसी भी एलिमेंट की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और ये आईडी जो हमने हेडर एक इस आईडी को नाम दिया है, तो हेडर आईडी आप इस पेज के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिक आईडी होती है और ये एक एलिमेंट को आप एक ही आईडी दे सकते हैं। अगर आपने एक और एलिमेंट बनाना है तो उसको कोई और आईडी देंगे, हेडर आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ यूनिक आईडी। जैसा कि आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो हर बंदे का एक अपना आईडी कार्ड है और आईडी कार्ड का नंबर जो है हर बंदे का यूनिक होता है। इसी तरह आईडी जो है वो एक पेज पर एक ही आप दे सकते हैं, उसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकती। चले, ये आईडी होती है। आईडी के ज़रिए अब हम CSS इसकी कुछ लिखते हैं। अभी ये जो हमारी पहले की CSS है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। चलें, टॉप पर ही हम लिखते हैं क्योंकि हेडर है हमारा। तो हेडर में आप पहले थोड़ा सा कंटेंट इसमें कुछ लिख लेते हैं। इसको हम एक H1 देते हैं। इसमें हम लिखते हैं रो सॉल्यूशन और एक पैराग्राफ का इसमें हम टैग देते हैं और उसमें हम लिखते हैं थोड़ी सी कोई डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ये हमारा एक हेडर बन चुका है। इसको पहले हम ब्राउज़र में इसी तरह रन करके देख लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारा जो रो सॉल्यूशन और हेडिंग और जो पैराग्राफ है वो एक डिव के अंदर है। तो अब हम इसको एज अ सेक्शन यूज़ कर रहे हैं या एज अ हेडर यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी हम CSS के थ्रू चेंजेस करके देखते हैं। हेडर में हम इसको पहले कहते हैं जी, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप चेंज कर दें। वो आप ये ले लेते हैं हम अपना बैकग्राउंड कलर। दूसरा हम इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम कर देते हैं इसकी 10 पिक्सल। चारों तरफ से देखें, जो उसने पैडिंग है वो 10 पिक्सल ले ली है। दूसरा हम इसे कहते हैं एक, इसके अंदर जितना भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका जो कलर होगा वो वाइट होगा। ठीक है, इसके अलावा आप यूँ भी कर सकते हैं कि हेडर के अंदर जो H1 है, यानी कि जो हेडिंग है हमारी, उसका कलर आप रेड कर दें। ठीक है जी। इसी तरह आप हेडर का कोई फ़ॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली रील कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, बाकी ये हमारा कंटेंट है एक अलग से। हेडर हमारा एक डिफरेंट सेक्शन बन चुका है। इसी तरह से हम एक और सेक्शन बना सकते हैं।
बिल्कुल हम अपने पेज के एंड पे चले जाते हैं और यहाँ पर हम एक और डिव बनाते हैं और इसको हम आईडी देते हैं फुटर। इसके अक्सर आपने वेबसाइट के तमाम वेबसाइट्स पर लिखा होता है कॉपीराइट और नीचे वेबसाइट का नेम लिखा होता है और ईयर लिखा होता है, अगर जैसा कि 2020। ये देखें जी, ये हमने अपना एक सादा सा भी फुटर बनाया है। ये देखें, ये हमारा नीचे फुटर आ गया है। इसको मैं दिखाता भी हूँ आपको कि इंस्पेक्ट एलिमेंट आप करके इसको चेक भी कर सकते हैं। देखें, राइट क्लिक करें क्रोम में, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी एलिमेंट पर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट के ज़रिए आप किसी भी एलिमेंट की HTML देख सकते हैं और CSS वगैरह देख सकते हैं कि वो इसमें कौन सी HTML यूज़ हो रही है, कौन सी इस पर CSS अप्लाई हो रही है इस एलिमेंट पे। अब देखें, ये फुटर का एलिमेंट है, तो ये फुटर के एलिमेंट के ऊपर जब मैं माउस लेकर जाता हूँ तो आप देखें जो हमारा फुटर हमने यह कॉपी एंड ड्रॉ सॉल्यूशन 2020 लिखा हुआ, तो ये तमाम का तमाम एरिया शुरू से लेकर एंड तक जो है वो ब्लू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये इतना एरिया कंज्यूम कर रहा है, जितना एरिया आपको हाईलाइटेड या ब्लू नज़र आ रहा है, ये तमाम एरिया ये एलिमेंट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसको अब थोड़ा सा इस पर CSS अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी हमने इस पर कोई CSS अप्लाई नहीं की। चलें अपने फुटर की थोड़ी सी CSS लिखते हैं। और फुटर की CSS चलें हम इधर ही लिख लेते हैं, हेडर के बाद ही फुटर। ये हमारे वेब पेज का फुटर है। इसको सबसे पहले हम पैडिंग दे लेते हैं 10 पिक्सल। दूसरा इसका हम कहते हैं टेक्स्ट लाइन जो है इसकी सेंटर कर दें। इसको भी अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको भी हम वो ही दे लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। और कलर, टेक्स्ट का कलर जो है वो हम इसमें भी वाइट ही दे लेते हैं। चलें, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारा फुटर कदरे पहले से बेहतर लग रहा है। और अगर आप इस पेज को देखेंगे तो अब ये एक किसी सादी सी वेबसाइट का एक वेब पेज की तरह ही नज़र आ रहा है। ऊपर को मेन्यू नज़र आ रहा है, उसके नीचे हेडर है और सबसे नीचे हमारा फुटर है। तो हम एक मेन कंटेनर भी बना लेते हैं जो हमारा दरमियान में ये जितना कंटेंट लिखा हुआ है, इसके लिए भी हम एक डिव इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, डिव, एक ये डिव आ गई और ये शुरू में आपने लिख लिया। दूसरा, आप ये तमाम कंटेंट को सिलेक्ट करें और एक टैब प्रेस करें कीबोर्ड से अपने, ताकि ये इंडेंट हो जाए, और इसके बाद आप अपनी डिव क्लोज़ कर दें। ठीक है, ये हमारा तमाम जो हमारा कंटेंट है वो डिव के अंदर आ गया है। इसके लिए हम एक आईडी यूज़ कर लेते हैं कंटेनर की। ठीक है, अब कंटेनर को भी हम अपना थोड़ा सा स्टाइल देते हैं। कंटेनर का हम कहते हैं जी हमारा बैकग्राउंड जो कलर होगा कंटेनर का वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसको भी हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं ताकि जो कंटेंट है हमारा वो बॉर्डर के साथ बिल्कुल ना लगा हो, बॉर्डर से थोड़ा सा फासले पर हो। अभी ये देखें, ऑर्डर लिस्ट जैसे हमारी बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगी है, लेफ़्ट से भी और टॉप से भी। तो हम चाहते हैं यार ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ ना हो, थोड़ा खूबसूरत लगे, थोड़ा सा फासले पर हो।
उसके लिए हम इसे पैडिंग दे देते हैं कि बॉर्डर से थोड़ा फासला रखें। ठीक हो गया जी। दूसरा हम कंटेनर के अलावा, अच्छा आप चाहते हैं कि एक साइड बार हो हमारी कंटेनर में और एक कंटेनर हमारा अलग से हो, एक कंटेनर के अंदर एक साइड बार हो और दरमियान उसके बाद हमारा कंटेंट हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर आप एक और डिव बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं जी, ये हमारी डिव है और ये इसको हम आईडी दे लेते हैं साइड बार की। और बाकी के जितने हमारे कंटेंट हैं उसके लिए हम एक और डिव बना लेते हैं और तमाम अपने कंटेंट को आप सिलेक्ट करें और पहले की तरह थोड़ा सा इसे एक टैब प्रेस करें, इंडेंट करें और लास्ट में जो हमने डिव स्टार्ट की है वो क्लोज कर लें। ठीक है, एक हमारी साइड बार है और एक हमारा है आईडी। इसको दे लेते हैं मेन कंटेनर। मेन कंटेनर इसको हम नाम दे लेते हैं और डिव के अंदर हम अपना एक मेन्यू बनाना चाहते हैं साइड बार के तौर पर। उसे हम अनऑर्डर लिस्ट के ज़रिए बनाते हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी हम प्रोडक्ट्स का बना देते हैं एक चलें H3 और यहाँ हम लिखते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक एंकर टैग के तौर पर हम कैटेगरीज के नाम लिख लेते हैं। कोई भी आप लिख सकते हैं, कैटेगरी 1। href में आप इसको, अभी कोई हमारा URL नहीं है इसलिए हम जस्ट हैश टैग यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे हम कहते हैं जी, हमारी ये 3-4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसको अभी चलें रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या हमारा बना, जो हमने मेन्यू बनाया उसका क्या बना। तो ये देखें जी, हमारा मेन्यू तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं ये हमारा मेन्यू तो टॉप मेन्यू था, हम इस तरह का मेन्यू नहीं चाहते। अब हम चाहते हैं साइड पे हमारा मेन्यू आए और वर्टिकली आए। ये तो हॉरिजॉन्टली आ रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल वैल्यू नहीं चाहते। वो हमारा टॉप मेन्यू है, ये हमारा राइट मेन्यू है और ये वर्टिकली हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। दूसरा कि हम चाहते हैं ये एक साइड पे हमारी एक साइड बार आए और बाकी का कंटेंट जो है वो राइट साइड पर है। उसके लिए अब क्या करेंगे, चले देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमारा मेन्यू है टॉप मेन्यू, उसको भी एक आईडी दे लेते हैं कि ये जो है स्टाइल वो तमाम यूएल पर अप्लाई ना हो, सिर्फ इसी पर अप्लाई हो। टॉप मेन्यू के नाम से इसको आईडी देते हैं और जब हम इसको CSS में लिखते हैं आईडी तो वो हम हैश टैग के साथ लिखते हैं। ठीक है, हम इस तरह से लिखते हैं कि UL एलिमेंट का नाम और उसकी आईडी ये हो, तो सिर्फ उस पर ये आप अप्लाई करें, ना कि तमाम पर। ठीक है जी, ये तमाम जो हमारा मेन्यू है इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं। ये देखें जी, अब जो हमारा वो हमने टॉप मेन्यू था वो स्टाइल सिर्फ अब टॉप मेन्यू तक महदूद हो गया है और जो अब हमने UL लिखी है अनऑर्डर लिस्ट लिखी है उस पर वो अप्लाई नहीं हुआ। दूसरी चीज़ एक देखते हैं,
कंटेनर कंटेनर हमने लगाया है, तो कंटेनर की हम विड्थ हम कहते हैं, कंटेनर की जो विड्थ है वो है, कंटेनर क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है तो उसी को यूज़ करते हैं। कंटेनर की हम अभी कंटेनर का बैकग्राउंड कलर जो है वो ख़त्म कर देते हैं, इसकी पैडिंग भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा जो प्लान है थोड़ा चेंज हो चुका है। उसको हम अब कंटेनर पे हम सिर्फ उसको विड्थ देते हैं, फ़िलहाल विड्थ 100%। दूसरा हम कहते हैं जी साइड बार, जो है हमारी साइड बार की विड्थ हम कर लेते हैं अपनी 30%। परसेंटेज में हम विड्थ दे रहे हैं जनाब, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। और तीसरा हमारा एक एलिमेंट है मेन कंटेनर के नाम से, उसकी हम विड्थ कह लेते हैं जनाब 70%। 30% हमने इसको दे दी अपनी साइड बार को, और 70% जो है मेन कंटेनर को दे दी। ठीक है, तो देखें जनाब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि डिव एक जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, साइड बार जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है क्योंकि डिव है, और इसी तरह जो हमारी मेन कंटेनर है वो भी डिव है और वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो हमेशा न्यू लाइन में डिस्प्ले होंगी। तो हम चाहते हैं जी नहीं, न्यू लाइन में नहीं डिस्प्ले होना, आप जो मेन कंटेनर है वो साइड बार के साथ ही आएगा, तो हम उसे कहते हैं फ्लोट लेफ्ट कर लें, और मेन कंटेनर को भी हम कहते हैं फ्लोट लेफ्ट। ठीक है जी। अभी देखें जी, हमारा जो फ्लोट लेफ्ट करने से एक चीज़ हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, इससे पहले डिव क्लास, चलें क्लास नहीं, हम यहाँ पे सीधा एक स्टाइल का एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं एट्रीब्यूट, और उसी में हम लिख देते हैं जी क्लियर पॉज। अच्छा जी, तो देख रहे हैं हम कि ये कहाँ से आ गया। हमने तो इसको जो है साइड बार को या अपने मेन कंटेनर को कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया हुआ, तो ये कहाँ से आ गया हमारा। तो ये क्लियर की हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ की है। क्लियर की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। ये हम कंटेनर से ऊपर लगाई है, नीचे भी लगा लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा ठीक हो गया। क्लियर की प्रॉपर्टी क्या करती है, डू नॉट अलाउ फ्लोटिंग एलिमेंट्स टू फ्लो लेफ्ट और राइट साइड ऑफ एन एलिमेंट। तो इसकी ये क्लियर की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स हैं वो इस एलिमेंट के राइट या लेफ़्ट पर फ्लोट नहीं कर सकते। ये हम बेसिकली इसमें बताते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं, क्लियर लेफ़्ट भी कर सकते हैं, क्लियर राइट भी कर सकते हैं, या क्लियर बोथ भी कर सकते हैं। तो हम क्लियर बोथ ही कर देते हैं कि इस एलिमेंट के लेफ़्ट या राइट साइड पर कोई भी एलिमेंट फ्लोट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये देखें जी, हमारा जो है कंटेनर वो ठीक हो गया, हमारी साइड बार साइड पर आ गई है, और जो मेन कंटेनर है वो राइट साइड पर आ गया है। ठीक है, फुटर को अभी थोड़ा सा और हम मार्जिन दे देते हैं टॉप से, ताकि वो ये बिल्कुल टेबल के साथ लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा टॉप से मार्जिन दे देते हैं फुटर को। ठीक है जी, मार्जिन टॉप दे लेते हैं हम 10 पिक्सल। ये देखें, ठीक है, तो अभी हमारी ये लिस्ट है, इसको भी थोड़ा सा स्टाइल देते हैं साइड बार वाली। सबसे पहले तो हम इसका
लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो ख़त्म कर देते हैं, हमें बुलेट्स नहीं चाहिए। ठीक है जी। सॉरी, ये साइड बार डिव की बुलेट्स नहीं हमने ख़त्म करनी, बल्कि जो डिव के अंदर यूएल है उसकी बुलेट्स हमने ख़त्म करनी है। ठीक है, उसके अलावा एल आई जो ए है, दूसरा हम इसकी थोड़ा मार्जिन ज़ीरो कर देते हैं, पैडिंग इसकी ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, और ए को हम कहते हैं जी इसकी थोड़ी सी, पहले मैं आपको यहाँ तक दिखाता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट हुआ है। ये देखें, जो हमने मार्जिन और पैडिंग इसकी ख़त्म की है, तो अब हमारे जो कैटेगरीज का साइड मेन्यू है वो बिल्कुल अपनी जगह पर आ गया है। दूसरा, अब हम ए जो हमारा एंकर टैग्स हैं, हमारे जो लिंक्स हैं, उसको थोड़ी सी पैडिंग दे लेते हैं 16 पिक्सल की। ठीक है, अब हम कहते हैं हमने टॉप या लेफ्ट से पैडिंग नहीं देनी, सिर्फ हमने टॉप से देनी है, ऐसे टॉप से। पिक्सल एंड 0। इसको नहीं, बल्कि हम एल आई को नहीं देते हैं पैडिंग। ठीक है, एल आई को हमने पैडिंग दी और सिर्फ हमने टॉप से और बॉटम से देनी है, और लेफ़्ट राइट से नहीं देनी। ठीक है, 16 पिक्सल कुछ ज़्यादा लग रही है, तो इसको हाफ कर लेते हैं, 8 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, ये अब देखें कदरे कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। इसको दूसरा हम करते हैं जी, इसका कुछ बैकग्राउंड कलर इसको दे लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको ये दे लेते हैं, और फ़ॉन्ट कलर जो है इसका हम कर लेते हैं वाइट ही कर लेते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी हम टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टाइल कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो एल आई है वो उसकी पैडिंग है, कुछ ना कुछ पैडिंग की वजह से जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो पूरे के पूरे एलिमेंट पर शो नहीं हो रहा। तो अगर हम बैकग्राउंड कलर भी एल आई पर अपने लगा लें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब CSS की प्रॉपर्टीज़ और रन टाइम पर भी आप राइट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, CSS पे हमने कर दिया। दूसरा हम कहते हैं इसको थोड़ी सी पैडिंग जो है वो लेफ़्ट से भी अब दे लेते हैं। ये देखें, पैडिंग हम थोड़ी सी हमने अब इसे लेफ़्ट से भी दे ली, लेफ़्ट राइट से। ठीक है जी, 16 पिक्सल। दूसरा हम इसको देते हैं जी अपना मार्जिन बॉटम दे लेते हैं, सॉरी मार्जिन नहीं, बॉर्डर बॉटम इसको दे लेते हैं 1px सॉलिड। ब्लैक भी दे सकते हैं आप, वाइट भी दे सकते हैं। ये देखें जी,
हमने वाइट चूज़ किया है तो वाइट ही दे लेते हैं। तो अभी ये अपनी CSS आप कॉपी करें, यहाँ से रन टाइम पर लिखें और कॉपी करके आप अपनी CSS की फाइल में पेस्ट कर दें। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारी अब ये देखें, थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा डिज़ाइन। इसको कंटेनर है हमारा जो मेन कंटेनर, उसको हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। उसका जो कंटेंट है उसको थोड़ी पैडिंग देते हैं। और पैडिंग देने के बाद अपनी साइड बार की जो अपनी विड्थ है वो थोड़ी कम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा लग रही है, 20% हम मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। और इसको हम कर लेते हैं 80%। मेन कंटेनर आ गया हमारा। इसको थोड़ी सी विड्थ इसकी हम कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमने पैडिंग भी दी हुई है। ठीक है जी। और पैडिंग थोड़ी सी हम इसको और दे लेते हैं 10। चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी लेफ़्ट राइट से पैडिंग हो इसकी, ना कि टॉप से। ठीक है जी, इतनी पैडिंग हमारी ठीक है। 0 और 20। मेन कंटेनर की आप विड्थ कर लें 75 और पैडिंग 0.20। ज़ीरो पिक्सल एंड 20 पिक्सल। ठीक है। तो ये देखें जी, एक हमारा एक सादा सा हमने वेब पेज तैयार कर लिया है। ये हमारी साइड बार भी बन गई, मेन कंटेनर भी बन गया और फुटर भी हमारा बन गया। तो ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। आप इसकी प्रैक्टिस करें और ख़ुद से वेब पेज बनाने की कोशिश करें और ख़ुद से आप CSS की प्रॉपर्टीज़ और भी देखें, एक्सप्लोर करें। HTML को CSS को खुद से डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें। तो बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।